क्या हुआ जो रास्तों से भटक गए। हाँ, क्या हुआ जो रास्तों से भटक गए, लेकिन मंजिल को तो हम जरूर पाएंगे। और ये जो किस्मत अकड़ के बैठी है ना, तुम देखना एक दिन हम इसे जरूर हराएंगे। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 और ये आखिरी चैप्टर भी है, जिसका की नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। आज इस चैप्टर का हम करेंगे फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग जान जाए कि पूरे चैप्टर में हमें केवल यही पढ़ना है, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहली बात हम आप लोग ये जान जाइए कि कार्बन जो है इसका संकेतांक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार इसका 12 होता है। तो ये हो गया कार्बन। कार्बन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप ऐसे करेंगे 2, 6 होता है इसका, तो 2 और 4 हो जाएगा। अब ये जो 4 है, इस 4 का मतलब ये है कि ये आपका चला जाएगा उप धातु के कैटेगरी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1, 2 और 3 होने पर ये आपका धातु बन जाता है, जबकि 5, 6 और 7 होने पर ये आपका अधातु बन जाता है, 8 होने पर आपका पूरा कंप्लीट स्थाई वाला हो जाता है। जबकि ये जो 4 है, इस 4 का मतलब है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों को दे भी सकता है। तो इसी वजह से लेने देने दोनों की प्रकृति रखने वाला कार्बन आपका उपधातु की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंधों की, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 एवं 4 है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया। और कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ेंगे या फिर देने पड़ेंगे। अगर सबसे पहली बात करें हम 4 इलेक्ट्रॉनों को खो देने की, तो सिर्फ 4+ आयन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉनों को हम निकालेंगे, तब जाकर के 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पर कार्बन पे 4+ चार्ज आ जाएगा और इसमें काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इसके बाद दूसरा है 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की बात करें तो C4- आयन बनाने के लिए नाभिक के लिए 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, यानी कि 6 तो इसमें ऑलरेडी है। अब 4- ग्रहण करने के लिए भी बहुत ऊर्जा चाहिए और ये बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। तो इसका समाधान कैसे होगा, जब हम जानते हैं कि C4+ C4- बनाने में बहुत समस्याएं हैं, तो इसका समाधान कैसे होगा। कार्बन इन समस्याओं से बचने के लिए अन्य परमाणुओं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन या फिर अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी आबंधों को बनाता है। कार्बन जो है ये इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने, 4 इलेक्ट्रॉनों को देने से बचने के लिए अन्य परमाणु जो होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन या फिर अन्य कार्बन परमाणु जो होंगे उन्हीं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी आबंधों को बनाएगा। अब आप ये जानिए कि सहसंयोजी आबंध होते क्या है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या है। तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला जो बंध है सहसंयोजी आबंध कहलाता है। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन सपोज दैट ए कोई है, 2 इलेक्ट्रॉन ए के पास है, बी कोई है, 2 इलेक्ट्रॉन बी के पास है। अब इसी दोनों इलेक्ट्रॉन से ये भी चल रहा है, इन्हीं चारों इलेक्ट्रॉनों से ये भी चल रहा है, तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो आपका सहसंयोजी आबंध कहलाएगा, क्योंकि ये 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है।
इसके बाद ससंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं? तो ससंयोजी यौगिक जो होते हैं यानी कि कोवैलेंट बनाने वाले जो यौगिक होंगे, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होगा। गलनांक क्वथनांक कम होगा और ये विद्युत के कुचालक होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी मुक्त आयन नहीं होते हैं। विद्युत के कुचालक इसलिए होंगे क्योंकि इनमें कोई भी मुक्त आयन नहीं होंगे। दूसरा है कार्बन के अपर रूप और उनके गुण। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। कार्बन के अपर रूप और उनके गुणों की बात करें तो अपर रूप जो है एलोट्रॉप्स, ये कैसे होते हैं? किसी भी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनका कि रासायनिक गुण समान होगा लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होगा, अपर रूप कहलाएंगे। जैसे कि ढेर सारे कार्बन को हम ले लेंगे तो ढेर सारे कार्बन का आपका रासायनिक गुण समान होगा, रासायनिक गुण सेम होगा लेकिन भौतिक गुण इसका अलग अलग हो जाएगा और यही आपके अपर रूप कहलाएंगे। जैसे किसी में कार्बन पे 6 होगा, किसी में 12 परमाणु भार होगा तो किसी का 13 हो जाएगा। तो ये आपके अपर रूप कहलाएंगे। अब अपर रूप की बात करें, जैसे कि संरचना और अपर रूप की बात करें। अपर रूप का आपका जो हीरा है, हीरा भी कार्बन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो हीरा भी कार्बन से ही बनेगा। ग्रेफाइट भी आपका कार्बन से ही बनेगा। लेकिन जब हम हीरे की संरचना की बात करेंगे तो ये त्रिआयामी होगा, जालक संरचना वाला होगा और प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहेगा। एक जो कार्बन है 4 और कार्बन से जुड़ा रहेगा, फिर जो कार्बन है वो फिर से 4 से जुड़ा रहेगा, फिर जो कार्बन है वो फिर से जुड़ा रहेगा। अब जब ग्रेफाइट की बात करेंगे, ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं, जैसे कि ये हमारी पेंसिल है, इसके आगे वाली नोक जो होती है ये आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। आप चाहे तो दूसरी तरफ भी उसको सॉफ्ट करके दोनों तरफ सॉफ्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे नुकीला भाग बन जाएगा। एक तरफ करंट प्रोवाइड करेंगे, दूसरे तरफ भी निकलने लगेगा। तो ग्रेफाइट जो है ये षटकोणीय वलयों की परत दर परत संरचनाएं होती हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसके बाद फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन भी आपका कार्बन का ही अपर रूप है। तो C60 सबसे सामान्य फ्लोरीन होता है जिसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है और जिसे कि हम बकमिनस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। फ्लोरीन जो होगा आपका ये C16 के लिए होगा और इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होगी। जैसे ऐसे ऐसे करके आपका फुटबॉल रहता है गोल सा, तो इसी तरीके से आपका फ्लोरीन रहता है। अगला हेडिंग है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होगा? तो कार्बन की 2 मुख्य विशेषताएं इसे बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में अद्वितीय बनाती हैं। कार्बन की 2 मुख्य विशेषताएं हैं जो कि इसे बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में अद्वितीय बनाएंगी। कौन कौन सी है? सबसे पहला है श्रृंखलन, दूसरा है चतुःसंयोजकता। श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन जो है ये कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध बना करके लंबी श्रृंखला, शाखी श्रृंखला या फिर वलय बनाने की अद्वितीय क्षमता है। जैसे कोई चीज इस तरीके से है तो ये आपका वलय बन गया और सब जगह कार्बन लग जाएगा। जैसे बेंजीन आपका है, लंबी श्रृंखला की बात करें तो इस तरीके से कार्बन आपका चलता जाएगा, ये लंबी श्रृंखला हो जाएगी। शाखी श्रृंखला का मतलब है इस तरीके से इसमें शाखाएं निकल जाएंगी। अगला है कार्बन कार्बन आबंध बहुत मजबूत होते हैं और जिससे कि बड़ी संख्या में यौगिक बनते हैं। कार्बन कार्बन आबंध जो है ये बहुत मजबूत है और इससे बड़ी संख्या में यौगिक बनेंगे। ये तो हो गया श्रृंखलन की बात। जब हम बात करेंगे चतुःसंयोजकता की, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है और जिसका अर्थ ये है कि ये 4 अन्य परमाणुओं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि के साथ आबंध बना सकता है। हम जानते हैं कार्बन के आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब कार्बन 4 अन्य और भी परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। कार्बन यौगिक जो है, कार्बन यौगिकों में जैव शक्ति सिद्धांत क्या है?
वाइटल फोर्स थियरी क्या है इसमें, तो ए वाला है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या आएगा कि परंपरागत रूप से ये वे यौगिक हैं जो कि सजीवों से प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं, वो कहलाएंगे आपके कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आधुनिक परिभाषा क्या है इसकी, वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन या उनके व्युत्पन्न होते हैं वे आपके कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। कार्बनिक यौगिक का सीधा सा मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और उनके व्युत्पन्न हो जाएंगे। अपवाद है CO, CO2, कार्बोनेट, CaCO3 आदि को कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बनिक यौगिक हम नहीं मानते हैं, इसके पीछे भी कारण है। इसके बाद बी वाला है आपका जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थियरी। तो ये क्या है, जैव शक्ति सिद्धांत है जो है ये बर्जेलियस के द्वारा 1815 में दिया गया था। 1815 में जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा, बर्जेलियस के द्वारा। तो इसका सिद्धांत क्या है, जैव शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि ये माना गया था कि कार्बनिक यौगिकों को केवल सजीवों के भीतर ही किसी जैव शक्ति की उपस्थिति में बनाया जा सकता है और उन्हें हम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते और बनाना असंभव है। ये आपका है जैव शक्ति सिद्धांत, परंतु ये गलत हो गया। क्या हम केवल सजीवों के शरीर के अंदर ही कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, इसका हो गया था खंडन, यानी कि ये आपका टूट गया था। कैसे, तो ये किया था फ्रेडरिक वोहलर जी ने। और क्यों कैसे हुआ था, फ्रेडरिक वोहलर जी ने 1828 में प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड से पहला कार्बनिक यौगिक यानी कि यूरिया को बना दिया था और इस सिद्धांत को खारिज कर दिया था। हम जानते हैं यूरिया आपका एक कार्बनिक कंपाउंड है, NH2CO, जिसका कि सूत्र है, और जब प्रयोगशाला में यूरिया बन गया तो इसका मतलब कि हम कार्बनिक यौगिकों को बाहर भी बना सकते हैं। इसके बाद कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, कैसे होंगे, वे यौगिक जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो एल्केन है वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन और एल्काइन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एकल आबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आपका डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा और एल्काइन आपका ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। अब इसके आगे अगला टॉपिक है कि समावयवता क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले आप समावयवी जानेंगे और वही आपकी जो प्रक्रिया समावयवता कहलाएगी। तो समावयवी क्या है, वे यौगिक जिनका कि आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र इनका अलग अलग हो जाएगा, समावयवी कहलाएंगे। आणविक सूत्र जिनका समान होगा परंतु संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो जाए, ये आपके कहलाएंगे समावयवी यौगिक और ये प्रक्रिया आपकी समावयवता कहलाएगी। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो ब्यूटेन आपके पास है, ब्यूटेन में दो आप बना सकते हैं, जैसे एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन सीधी श्रृंखला में पाया जाएगा जबकि आइसोब्यूटेन आपका शाखित श्रृंखला में होगा। जैसे अगर ब्यूटेन को हम इस तरीके से बनाने की बात करें तो हम ऐसे बनाएंगे CH3 CH2 CH2 CH3 ना, ये आपका ब्यूटेन बन गया। ये आप सीधे भी बना सकते हैं, मेरे में जगह नहीं है तो ऐसे बना दिया। ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, सीधा श्रृंखला वाला। आइसोब्यूटेन की बात करें तो ये आपका बन जाएगा CH3 और फिर नीचे CH3 निकाल देंगे। 4 कार्बन भी हो गए आपके और आइसोब्यूटेन बन गया। अब इसके बाद अगला हेडिंग है आपका क्रियात्मक समूहों का, कि क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे। तो देखिए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कि यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, ये आपका क्रियात्मक समूह कहलाएगा। जो भी रासायनिक गुणों को निर्धारित करेगा क्रियात्मक समूह कहलाएगा।
जैसे हैलोजन क्रियात्मक समूह का उदाहरण है क्लोरो ब्रोमो आयोडो, एल्कोहल का उदाहरण है OH-, एल्डिहाइड का उदाहरण है CHO, कीटोन का उदाहरण है CO। ये सब आप याद कर लीजिए, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COOH होता है। इसके बाद अगला हेडिंग आपका आता है कि सजातीय श्रेणी क्या है, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। सजातीय श्रेणी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिनमें कि सामान्य क्रियात्मक समूह होता है और उन्हें सामान्य सूत्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और श्रेणी के किन्हीं भी दो लगातार सदस्यों के बीच CH2 इकाई का अंतर होता है और आणविक द्रव्यमान में 14U का अंतर होता है। सजातीय श्रेणियों के जो रासायनिक गुण होते हैं ये सब समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जैसे कि गलनांक और क्वथनांक में क्रमिक परिवर्तन होता है। सजातीय श्रेणी क्या होगी, कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको मिल जाए जिसका कि क्रियात्मक समूह हो और सामान्य सूत्र द्वारा हम उन्हें लिख सके, वो आपकी सजातीय श्रेणी में चले जाएंगे। और श्रेणी के भीतर किन्हीं भी दो लगातार सदस्यों के बीच में इकाई अंतर होगा। रासायनिक गुण समान होंगे परंतु भौतिक गुण अलग अलग होंगे, जैसे कि गलनांक और क्वथनांक आपके अलग अलग होंगे। उदाहरण की बात करें तो एल्कोहल की सजातीय श्रेणी है मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। मेथेनॉल यानी कि CH3OH, एथेनॉल यानी कि C2H5OH और प्रोपेनॉल यानी कि C3H7OH। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कैसे होंगे। IUPAC का फुल फॉर्म होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका फुल फॉर्म जान जाइए, इंटरनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हो गया IUPAC का फुल नेम। प्रणाली के अनुसार नामकरण के मुख्य भाग कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले आपको मुख्य भागों को लिखना होता है रूट वर्ड को, जैसे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या हम जानते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करेंगे, 2 कार्बन के लिए हम एथ का प्रयोग करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का प्रयोग करेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग होगा, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग होगा और 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग होगा। ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। प्रत्यय की बात करें तो संतृप्ति और असंतृप्ति, जिसमें एन, इन, आइन और क्रियात्मक समूह में ऑल, आल, ओन, ओइक एसिड, एल्कोहल, ऐसे ऐसे करके क्रियात्मक समूह आपके जुड़ जाएंगे। पूर्व लग्न जो होते हैं उसमें प्रतिस्थापक जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ऐसे ऐसे आपके जुड़ जाएंगे। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने इस प्रकार है, CH3CH2OH, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। कैसे, 2 कार्बन है तो मेथ एथ, एथ हो गया OH यानी कि ऑल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एथेनॉल। अगला है CH3COOH, 2 कार्बन है तो एथ हो गया और ओइक COOH है यानी कि ओइक एसिड, तो ये हो गया एथेनोइक एसिड यानी कि एथेनोइक अम्ल। CH3CH2CHO है, 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, अब CHO है तो यानी कि अल, ये हो जाएगा प्रोपेनल। अगला हेडिंग है आपका कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इसमें ए वाला आता है आपका दहन, दहन यानी कि कंबस्टन। अब इसके बारे में जान जाइए कि कार्बनिक यौगिक जो है ये हवा में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये काली पीली ज्वाला के साथ जलेंगे और अधूरे दहन के कारण कालिख बना देंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो मेथेन आपके ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर हीट में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हीट और लाइट का निर्माण करेगा। इसके बाद अगला है ऑक्सीकरण। अगला है ऑक्सीकरण, तो क्षारीय KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे कि ऑक्सीकारक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित देंगे।
सी वाला आता है आपका संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ये उत्प्रेरकों जैसे कि निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और इसे हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है ये वनस्पति तेलों और वनस्पति घी में बदलने में किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी होती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन का स्थान कोई भी दूसरा परमाणु ले सकता है, जैसे क्लोरीन ले सकता है। मेथेन आपका है Cl2 के प्रेजेंट में सनलाइट हम दे दिए, सनलाइट के प्रेजेंट में Cl2 से अभिक्रिया करवा दिए तो एक हाइड्रोजन हट करके आपका एक क्लोरीन जुड़ गया और 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो ये बन गया आपका क्लोरोमेथेन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ईंधन एवं ज्वाला की बात करें तो ईंधन वो पदार्थ होता है जो कि जलने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठोस ईंधन आपके कोयले और लकड़ी होते हैं। द्रव ईंधन पेट्रोल, डीजल और केरोसिन होते हैं। गैसीय ईंधन की बात करें तो LPG, CNG प्राकृतिक गैस हो गए। ज्वाला जो है गैसीय ईंधन वे पदार्थ जो कि गर्म करने पर वाष्पीकृत हो जाते हैं और जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर देते हैं। गैसीय ईंधन वे पदार्थ होंगे जो कि गर्म करने पर वाष्पीकृत हो जाएंगे और जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर देंगे। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में आपको पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला है आपका एथेनॉल CH3CH2OH। एथेनॉल का सामान्य नाम है एथिल एल्कोहल स्पिरिट। उपयोग होता है इसका शराब में, कफ सिरप में, टिंचर आयोडीन में, विलायक और ईंधन के रूप में। रासायनिक गुणों की बात करें तो एथिनॉल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा C2H5ONa यानी कि सोडियम एथोक्साइड और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। निर्जलीकरण की बात करें तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन बन जाएगा। एथेनॉल को हम गर्म कर देंगे H2SO4, सांद्र H2SO4 को 443 केल्विन पे तो बन जाएगा आपका एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल और इसका उपयोग हम 5 से 8% विलयन को इसके हम 5 से 8% विलयन को सिरका यानी कि विनेगर कहते हैं और इसका उपयोग हम अचार आदि में परिरक्षक के रूप में करते हैं। रासायनिक गुणों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है एस्टरीकरण। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके मीठी गंध वाला एस्टर बना लेगा। क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेगा। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस को उत्पन्न कर देगा। जैसे यहाँ पर आप अभिक्रिया भी देख सकते हैं। एथेनोइक एसिड आपके सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बना ले रहा है CH3COONaH2O और CO2। अगला हम देखेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो जानते रहिए। साबुन की परिभाषा क्या है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम या पोटेशियम लवण कहते हैं और निर्माण जो है तेलों और वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके बनाया जाता है और यही प्रक्रिया आपकी साबुनीकरण कहलाएगी। एग्जाम में आएगा साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है तो आप बताएंगे कि तेलों या फिर वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके बनाएंगे और ये प्रक्रिया आपकी साबुनीकरण कहलाएगी। हानि इसका क्या होता है कि ये कठोर जल में झाग नहीं बनाते हैं क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ स्कम नामक अघुलनशील पदार्थ बन जाएगा। तो जल भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर जब भी रहेगा आपका सॉफ्ट वाटर,
और इधर हो गया आपका हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के साथ में ये झाग नहीं बनाएंगे। अगला हेडिंग है आपका अघुलनशील अपमार्जक के बारे में पढ़ना। तो अपमार्जक क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण या फिर अमोनियम लवण जिनमें कि क्लोरीन या ब्रोमीन आयन होते हैं। और लाभ है कि ये कठोर जल और मृदु जल दोनों में प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, दोनों में कार्य करेंगे और स्कम को नहीं बनाएंगे। साबुन में आपके देखिए 2 सिराएं होती हैं। कौन कौन सी? साबुन के अणु में 2 भाग होंगे, हाइड्रोफिलिक सिरा और हाइड्रोफोबिक सिरा। हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रो का मतलब होता है जल यानी कि वाटर। फिलिक का मतलब है कि जलरागी जल में घुल जाएंगे। फिलिक का मतलब होता है लव प्रेम यानी कि घुल जाएंगे। फोबिक का मतलब है कि उसे डरेगा, उसमें नहीं घुलेगा। हाइड्रोफिलिक सिराएं जो होंगी ये जलरोगी होंगी यानी जल में घुलनशील हो जाएंगे। और आयनिक भाग इसका COO- और Na+ रहेगा। हाइड्रोफोबिक सिरा जो है ये जल विरागी होगा, तेल या ग्रीस में घुलनशील, लंबी हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला और नहीं घुलेगा। जब भी कभी देखिए साबुन को पानी में मिलाया जाता है तो तेल की बूंद के चारों ओर हाइड्रोफोबिक सिरा अंदर की ओर और हाइड्रोफिलिक सिरा बाहर की ओर होता है, और जिससे कि एक मिसेल संरचनाएं बनती हैं। और ये जो मिसेल रहता है ये पानी में पायस बनाता है और गंदगी घुल जाती है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, क्योंकि आप लोग को लगातार बोर्ड एग्जाम तक इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।